नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम लाते हैं आपके लिए, ताकि आपकी हेल्प कर सके आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। अगर आपके पास कोई भी सवाल है इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ, अपनी पोर्टफोलियो प्लानिंग से जुड़ा हुआ, तो आप आ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे? तरीका बेहद आसान है। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है। आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz योर मनी लिखकर। साथ ही इस शो को देख भी सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लाइव। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हेमंत रुस्तगी मौजूद हैं, जो कि वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हैं। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेरीज लेंगे, उससे पहले बात करेंगे आज दो कैटेगरी ऑफ फंड्स के बारे में। एक है सेक्टोरल फंड और थीमेटिक फंड। आमतौर पे जब भी हम पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं तो यूजुअली सेक्टोरल फंड में ओवर एक्सपोजर करने से मना किया जाता है। तो हेमंत जी फिर समझेंगे कि इनकी रेलेवेंस क्या है, सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स की, इनके क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या रिस्क अटैच होते हैं इस कैटेगरी ऑफ फंड्स के साथ, और बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए, बताइए। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने मुझसे पूछे हैं। देखिए, जब हम सेक्टर और थीमेटिक फंड की बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है मुझे लगता है इक्विटी के अंदर, स्पेशली उन निवेशकों के लिए जो थोड़े एग्रेसिव हों, जो थोड़े एक्सपीरियंस हों, जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा हो, क्योंकि ये फंड बाय नेचर दोनों के दोनों जो फंड्स हैं, वो जो कैटेगरीज है वो एग्रेसिव है। मतलब अगर हम डेफिनेशन को समझें तो सेक्टर फंड, जैसा कि नाम से पता चलता है, वो फंड्स हैं जो एक पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। उसके एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, आईटी। मतलब इनका जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है वो नैरो होता है, क्योंकि वो एक सेक्टर के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं। और क्योंकि इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स जो नैरो है वो काफी एग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा ब्रॉड बेस नहीं है। अगर हम थीमेटिक फंड की बात करें तो थीमेटिक मतलब एक थीम को फॉलो करते हैं, और वो थीम जो है अक्रॉस फंड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पे काफी सारे सेक्टर्स हैं जो उसके अंदर शामिल होते हैं। इस तरह से जैसे पीएसयू हो गए, मैन्युफैक्चरिंग, ये जो थीम्स हैं जहां पे आप देखेंगे कि अक्रॉस सेक्टर्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि अक्रॉस सेक्टर्स है तो ये अगर सेक्टर फंड के मुकाबले में देखें तो थोड़े ज्यादा ब्रॉड बेस्ड है, क्योंकि एक ही सेक्टर में आपका पैसा नहीं लग रहा है, ब्रॉड बेस्ड है, तो रिस्क कंपैरेटिवली थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन दूसरा रिस्क यहाँ पे ये होता है कि जो थीम जो फॉलो कर रहे हैं फंड, या आप जिस थीम में इन्वेस्ट कर रहे हो सकता है आप ऐसे समय पे इन्वेस्ट करें जब वो थीम ऑलमोस्ट प्लेड आउट हो चुका है, तो हो सकता है फिर आपको वॉलेटिलिटी देखनी पड़े, रिटर्न आपको अच्छे नहीं मिले। इन दोनों को जब मैं डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज जैसे लार्ज एंड मिड, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप से कंपेयर करता हूं, तो वो जो फंड्स हैं काफी ज्यादा ब्रॉड बेस्ड है, क्योंकि वहां पे 8, 10, 12 सेक्टर्स होंगे, काफी सारे स्टॉक्स होंगे। तो इन टर्म्स ऑफ मैं कहूंगा कि इनका जो यूनिवर्स है वो नैरो है, रिस्की है। लेकिन अगर आप सही सेक्टर चुन सकें, अगर आप सही थीम चुन सके, सही समय पे एंट्री और एग्जिट कर सके, तो इन फंड्स में पोटेंशियल है कि वो आपको काफी बेहतर रिटर्न दे सकते हैं और ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो रिटर्न को सुधार सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, सही सेक्टर चुनना, सही थीम चुनना और टाइमिंग सही होना, जो मुझे लगता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरा ये भी पॉसिबल है कि जिस थीम और सेक्टर को आप देख रहे हैं, हो सकता है कि उसका एक्सपोजर आपके ऑलरेडी पोर्टफोलियो में हो। जैसे अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो चाहे जो मैंने ब्रॉड कैटेगरीज की मैंने बात की, लार्ज कैप या मिड, लार्ज एंड मिड या फ्लेक्सी कैप, वहां पे आप देखेंगे कि काफी साइजेबल एक्सपोजर जो है इस सेक्टर में रहता है। तो फिर कुछ जरूरी नहीं है एज ए रिटेल इन्वेस्टर कि आप वो चीज जो फंड मैनेजर कर रहा है उसको आप रेप्लिकेट करें। तो पहले देख लीजिए कि जिस सेक्टर थीम को आप देख रहे हैं, हो सकता है आपके पास ऑलरेडी उसमें एक्सपोजर हो। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा, जब आप छोटे निवेशक हो, जब आप एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट से अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो आपका फोकस वेल डाइवर्सिफाइड फंड पे होना चाहिए, क्योंकि ये जो सेक्टर और थीमेटिक फंड है, इनकी मॉनिटरिंग अलग है, इनकी टाइमिंग अलग है। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब आप छोटे निवेशक हो और आप बहुत ज्यादा एक्टिवली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं करते, तब इन सेक्टर से और थीमेटिक फंड से दूर रहिए। लेकिन अगर आप समझदार, यानी आपका एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, सही चुनाव कर सके, तो डेफिनेटली कुछ हिस्सा, मे बी अराउंड 5 to 10% आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। ओके अच्छा हेमंत जी, 2024 के लिए कौन सी थीम आपको लगता है कि फोकस में रहेगी, या कौन से सेक्टर्स फोकस में रह सकते हैं? बेसिकली जस्ट टू हैव द आइडिया कि क्या रुझान रह सकता है
सेक्टर स्पेसिफिक फोकस कहाँ पर अगर कोई रखना चाहे तो कहाँ रखे? जी देखिए, अगर मैं करंट मार्केट सिचुएशन को देखता हूँ और जिस तरीके से हमारे कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, आगे होने वाली है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हम देखेंगे कुछ समय के बाद कि इंटरेस्ट रेट कट्स होंगे ग्लोबली और हमारे देश में भी। तो अगर हम इन फैक्टर्स को ध्यान रखें, अगर मैं थीम्स की बात करूं, तो एक तो हमने देखा है कि जैसे पीएसयू एज ए थीम ने बहुत अच्छा किया है और मुझे लगता है अभी भी उसमें आगे पोटेंशियल है, तो वो देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, और पावर एंड इंफ्रा। मुझे लगता है थीमेटिक फंड में ये 3 थीम है जिनके अंदर काफी पोटेंशियल है आगे आगे जाके परफॉर्म करने का। और मे भी एक और अगर आप देखना चाहें तो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स, वो भी एक अच्छा थीम है। सेक्टर में अगर हम बात करें तो मुझे लगता है बैंकिंग, बट बैंकिंग के बारे में जैसे मैंने आपको कहा कि ज्यादातर फंड्स में आपको उसके अंदर एक्सपोजर मिलेगा। मे बी फार्मा इज अनदर सेक्टर जहां पे आप देख सकते हैं, और आईटी एक और सेक्टर है मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में वो काफी अच्छा कर सकता है। तो डेफिनेटली ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे इन्वेस्टर जो सेक्टर फंड को देखना चाहें वहां पे धीरे धीरे एक्सपोजर लेना शुरू कर सकते हैं। ओके, चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। लोकेश सेठ हमारे साथ मुंबई से कनेक्टेड है अपना सवाल पूछने के लिए। लोकेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? ओके, सो थैंक यू मैडम फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मुझे जानना था कि यूटीआई लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन फंड में मैं 3 इयर्स से एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सो मुझे जानना है कि इसका फ्यूचर और इसका ग्रोथ कैसा है। ओके, तो यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड की आप बात कर रहे हैं, और ये फंड आपने ऑलरेडी खरीदा हुआ है कि इसे खरीदने का सोच रहे हैं? मैंने ऑलरेडी खरीदा हुआ है एंड लाइक 2000 का एसआईपी मैं कर रहा हूँ लास्ट 3 to 4 ईयर्स से, एंड मुझे रिटर्न्स में अराउंड 60% मिल रहा है। सो आई वांटेड टू नो कि इसका फ्यूचर कैसा है। पूछ लेते हैं। तो फंड का नाम आपने सुना, यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, 60% का रिटर्न मिल रहा है ऑलरेडी। 3 साल से पैसे लगा रहे हैं ऑलरेडी इस फंड में। जानना चाहते हैं यही इन्वेस्टेड रहे या कुछ स्ट्रैटेजी को चेंज करें, क्या सजेशन रहेगा आपका? देखिए, जैसे मैंने अभी कहा था, जब थीम्स की बात करें तो जो मैंने मेंशन किया था कि ये थीम मुझे लगता है इसमें डेफिनेटली अच्छा पोटेंशियल है आगे परफॉर्म करने का, और इन्होंने पिछले 3 साल से उसमें इन्वेस्ट किया, और ये पिछले 2-3 साल से इस फंड की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुझे लगता है आगे जाके भी जिस तरह की हम इकोनॉमिक ग्रोथ देख रहे हैं, जिस तरह की जीडीपी में ग्रोथ देख रहे हैं, वो डेफिनेटली मुझे लगता है ये सेक्टर में पोटेंशियल बना रहेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि थीमेटिक और सेक्टर फंड में एक रिस्क रहता है ज्यादा वॉलेटिलिटी का। उसको टैकल करने का एक ही तरीका है कि आप उसको सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें। दूसरा, मैंने ये भी कहा था कि उसका टाइमिंग एंट्री और एग्जिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक इनका एंट्री टाइमिंग काफी अच्छा था। एग्जिट के लिए मुझे लगता है कुछ साल डेफिनेटली वो इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जिस तरीके से हम ग्रोथ देख रहे हैं और जिस तरह से मूवमेंट होगी प्रोडक्ट्स की, गुड्स की, और जो लॉजिस्टिक सेक्टर की जो पोटेंशियल है, मुझे लगता है वो काफी अच्छा है। तो कुछ साल अगर इनका और 2-3 साल का अगर रहने का अगर इरादा है तो डेफिनेटली इस फंड में बने रह सकते हैं। ओके, बात करेंगे अब हरीश से, अहमदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हरीश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं 2.5 लाख का एक एसआईपी कर रहा हूँ 5 फंड में अलग अलग। तो मुझे मेरे 2 सवाल है कि 5 फंड में एसआईपी कर रहा हूँ वो सही फंड है कि नहीं, और दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट सवाल है कि मैं अभी 50 लाख रुपया पीएमएस आईसीआईसीआई पाइप स्ट्रेटेजी में डालना चाहता हूँ, तो क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ठीक है। दूसरा, जो आपके पास ऑलरेडी फंड्स आप बता रहे हैं जो 2.5 लाख की एसआईपी चल रही है, कब से आप कर रहे हैं और कितना एक्यूमुलेशन अब तक आपके पोर्टफोलियो में हो चुका है? हाँ, 2 करोड़ एक्यूमुलेट, मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू आज 2 करोड़ है। ओके, 2 करोड़ की पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है, और जैसे इन्होंने बताया 2.5 लाख रुपए की एसआईपी हर महीने चल रही है इनकी। फटाफट से मैं इनके पहले तो एसआईपीज बता देती हूँ, जिसमें इनके पास है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 70,000 रुपये महीना, एचडीएफसी मिड कैप में 50,000, आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप में 50,000 है, और आईसीसी प्रू वैल्यू डिस्कवरी में 30,000, निपॉन इंडिया फार्मा फंड में 30,000, और आईसीसी प्रू ईएलएसएस टैक्स सेवर। तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर तो राय चाहते ही है। साथ ही जैसे इन्होंने मेंशन किया 50 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आईसीआईसीआई के पीएमएस पाइप स्ट्रैटेजी में। पीएमएस में पैसा डालना कितना सही रहेगा?
क्या सजेशन रहेंगे हेमंत जी आपके? जी, पहले अगर इनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात करें, इनका जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है वो 2 करोड़ है और 2.5 लाख की एसआईपी कर रहे हैं। शायद 6 साल का इन्होंने कहा इनके पास समय है। तो मुझे लगता है पहली बात कि अगर इसमें ये कंटिन्यू करें तो 12% का रिटर्न भी अगर हम मान के चलें तो करीब-करीब 6 करोड़ का कॉर्पस ये यहाँ से बना पाएंगे। जहाँ तक इनके फंड्स की सिलेक्शन की बात है, मुझे लगता है कैटेगरीज बिल्कुल सही हैं। फंड्स भी अच्छे हैं, बट एक ही चेंज मैं चाहूंगा कि ये कंसीडर कर सकते हैं। इसमें जो निप्पॉन का जो फार्मा फंड है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि सेक्टर फंड में, क्योंकि हालांकि मुझे लगता है कि पोटेंशियल है उसके अंदर, बट फिर भी मुझे लगता है कि लार्ज एंड मिड कैटेगरी का अगर रखें उसकी जगह में, जैसे मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड, तो वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। थोड़ा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड बनेगा। तो एक चेंज एज फार एज इनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात जहां तक है। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो पीएमएस 5 स्ट्रेटेजी आईसीआईसीआई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख है और उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इनका जो एक्सपोजर है वो डिफरेंट सेगमेंट में ऑलरेडी है। पहले ये समझा दूं कि ये जो पर्टिकुलर 5 स्ट्रेटेजी है ये बेसिकली पीएमएस है और इसमें मेजॉरिटी पैसा जो है वो स्मॉल कैप कंपनीज में लगा है, ऑलमोस्ट 88-89%, और बाकी 10 to 11% जो है वो मिड कैप में है। तो जैसा कि हम कंपोजिशन से देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो काफी एग्रेसिव है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक काफी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। तो एक तो स्मॉल कैप, दूसरा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो। ये बात सही है कि जो उनकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, जिस तरीके से वो कंपनीज को चुनते हैं, वो काफी अच्छी है। ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं उनके पोर्टफोलियो सिलेक्शन में रिफ्लेक्ट करती है कि ऐसी कंपनियां जो अपने कंपेटिटिव एडवांटेज को बना के रख सकें या जो किसी स्पेशल सिचुएशन में हो राइट नाउ, और ऐसा हो सकता है किसी बिजनेस साइकिल में हो जहां पे आगे जाके उनके पास वो काफी पोटेंशियल है। तो आई थिंक पोटेंशियली ये सेगमेंट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है। उसमें इन्वेस्ट करना या नहीं करना डेफिनेटली डिपेंड करेगा आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पे। जैसा कि हमने देखा कि दोनों जो सेगमेंट है उनमें अच्छा खासा एक्सपोजर है उनका। दूसरा, जैसा मैंने कहा, कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है तो ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी कहीं ज्यादा हो सकती है। तो ये 2 फैक्टर को कंसिडर करके आप अपना फैसला लीजिए। लेकिन एज ए फिलॉसफी आई थिंक काफी अच्छी है, मिक्स भी अच्छा है, पोटेंशियल अच्छा है उसमें, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके लिए वो सुटेबल होना चाहिए, तभी आप उसको इन्वेस्ट करें। ओके, तो थोड़े से चेंजेस आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेस्ट किए गए हैं और आपके आईसीसी पोटेंशियल पीएमएस 5 स्ट्रैटेजी पर भी राय दी गई है। इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसी के हिसाब से आप प्लानिंग कीजिए। अगले कॉलर से बात करेंगे। दीपेश कुमार हापुड़ से हमारे साथ कनेक्टेड है। दीपेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम, मैंने तीनों फंड की आपके पास डिटेल भेजी हुई है, तो ईच 4000 प्रत्येक में है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये लॉन्ग समय के हिसाब से तीनों फंड जो है क्या सही हैं, और लार्ज मिड स्मॉल के हिसाब से मेरा एलोकेशन ठीक है तीनों फंड में, या अगर कोई ज्यादा कुछ चेंजिंग की जरूरत हो तो मुझे सजेस्ट करें। ठीक है, तो 12,000 की एसआईपी इनकी चल रही है। 3 फंड्स इनके पास है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 4000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 4000, कैनरा रोबको स्मॉल कैप 4000। क्वेश्चन क्लियर है? तीनों फंड चॉइसेस कैसी हैं? कुछ चेंज करने का? 15 ईयर्स का होराइजन है, कितना एक्यूमुलेट कर लेंगे 15 ईयर्स में इस पोर्टफोलियो के साथ, कंसीडरिंग कि इनकी 2.5 लाख की पोर्टफोलियो वैल्यू हो चुकी है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनके पास 15 साल का समय है और इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी फंड्स में है, जो बिल्कुल सही ऑप्शन है, स्पेशली जब आप लॉन्गर टर्म में आप वैल्यू पोर्टफोलियो की वैल्यू बनाना चाहते हैं। दूसरा, ये डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें तो जो वॉलेटिलिटी का जो रिस्क होता है उसका ना ही बल्कि पूरा इम्पैक्ट भी कम होता है, बल्कि कहीं ना कहीं वो एवरेजिंग के द्वारा आपके पोर्टफोलियो को फायदा पहुंचाता है। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है। 3 कैटेगरी के जो फंड इन्होंने चुने हैं, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और एक स्मॉल कैप, और तीनों कैटेगरी काफी अच्छी हैं। 2 फंड में मुझे लगता है ये डेफिनेटली बने रह सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये फंड ऐसा है कि जो प्राइमरीली लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है और कुछ पैसा जो है वो यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट होता है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो मिड कैप फंड है, काफी अच्छा क्वालिटी फंड है, उसके अंदर वो कंटिन्यू कर सकते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी 15 साल के लिए बिल्कुल सही है, प्रोपोर्शन भी सही है मुझे लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि कैनरा रोबको स्मॉल कैप से बेहतर फंड इस कैटेगरी में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर ये चाहें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को देख सकते हैं, जहां पे मुझे लगता है कि वो परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा बेटर रहेगा। तो एक चेंज पोर्टफोलियो में कीजिए, बट जैसा मैंने कहा ब्रॉडली कैटेगरी सही है, जो इनकी स्ट्रेटेजी है 15 साल के लिए इन्वेस्ट करने की वो भी बिल्कुल सही है। और टेंटेटिवली कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करें 15 इयर्स में? क्या वैल्यू एक्सपेक्ट करें? देखिए, 15 ईयर में बेसिकली अगर आप 12,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं 12% का रिटर्न मान के चलूं
तो करीब करीब मुझे लगता है 60-70 लाख का कॉर्पस बनना चाहिए। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे। हेमंत जी हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं यो मनी, हेमंत रुस्तगी हमारे साथ मौजूद है अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कुछ और क्वेरीज को करते हैं शो में शामिल, और अगले कॉलर सवाल पूछने के लिए राजेश शाह दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। राजेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम, मेरे पास 5 फंड है। नमस्ते। और मेरा एज है 42 ईयर्स और मैं 10 साल की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ और 1 करोड़ मेरे को 10 साल बाद चाहिए। 10 साल में 1 करोड़ चाहिए। 15,000 की SIP आप कर रहे हैं और अभी आपने शुरुआत की है महीने भर पहले। 10 साल में 1 करोड़ कमा पाएंगे या फिर नहीं, ये जानना चाहते हैं। प्लस आपके फंड्स कैसे हैं। फंड्स मैं बता देती हूँ हेमंत जी को। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में 5,000 पर मंथ। इसके अलावा 4 फंड्स है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतिरोसर मिड कैप, कोटक मल्टी कैप और ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड फंड। इन चारों में 2500 ईच डाल रहे हैं। बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जी देखिए, पहले इनके टारगेट की हम बात करते हैं। इन्होंने कहा कि वो 15,000 की SIP कर रहे हैं, 10 साल में इनको 1 करोड़ का कॉर्पस बनाना है। तो अगर हम 12% का रिटर्न मान के चलें तो करीब करीब 40,000 रुपए की इनको SIP करने की जरूरत है अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो काफी एविडेंट है कि इनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और जितना उनको करना चाहिए अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, उसमें बड़ा गैप है। करीब 25,000 रुपए की SIP इनको बढ़ानी होगी। हालांकि मैं बता दूं कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं 10 साल, तो आपको लगता है कि बहुत लंबा समय है, लेकिन आपकी जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है वहां पे, क्योंकि आप SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने, तो करीब करीब 5 साल की होती है। तो या तो थोड़ा लंबा समय बढ़ाना पड़ेगा, बट मुझे लगता है उससे ज्यादा अगर इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी टाइम होराइजन में नहीं है तो 25,000 रुपीज से इनको अपनी SIP बढ़ानी होगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि इन्होंने काफी जो फंड सिलेक्शन है वो काफी अच्छा किया है। हर कैटेगरी में जो उन्होंने फंड चुना है वो काफी अच्छा है। और मुझे सबसे अच्छी बात इस पोर्टफोलियो में ये लगी कि जिस तरह की कैटेगरीज किसी भी एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होनी चाहिए वो इनके पास है। इनके पास एक लार्ज कैप फंड है, इनके पास फ्लेक्सी कैप फंड है, एक मल्टी कैप फंड है। तो आई थिंक पूरी अगर मैं कैटेगरी देखूं तो एक मिड कैप फंड भी है और एक फोकस फंड भी है। आई थिंक कैटेगरी सही है, फंड सही है। पोर्टफोलियो में कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन टारगेट तक पहुंचने के लिए 25,000 से अपनी SIP आपको बढ़ानी होगी। और ये जो एग्जिस्टिंग फंड है इसी में ही प्रोपोर्शनेटली आप जब भी आपकी कोई क्षमता हो इस पैसे को बढ़ाने की, आप इन्हीं फंड्स में बढ़ाइए। आपको मुझे लगता नहीं कि कोई भी फंड इसके अलावा ऐड करने की जरूरत है इसके आगे। ओके, चलिए तो ये सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, और जिसमें आपको बताया गया है कि फंड्स आपके सही हैं, इन्वेस्टेड रहिए, टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहिए। लेकिन SIP अमाउंट डेफिनेटली आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। 25,000 तक एक साथ नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे कीजिए। शौकत खान हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत खान, माफ कीजिए, राजस्थान से। शौकत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा 7 से 10,000 का SIP लेना चाहता हूँ मैं, और मेरा फंड सिलेक्शन है उसमें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप और एक आपका SDFC इंडेक्स। तो इनमें मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, या आप बताइए। निप्पॉन का कौन सा फंड है आपके पास? निप्पॉन का स्मॉल कैप है मैडम। ये आपने नहीं, इन जो आपने 3 फंड्स बताए हैं इसमें आप ऑलरेडी पैसे डाल रहे हैं या आपने सेलेक्ट किए हैं अपने लिए? अगर इनमें कुछ चेंज करना है या फंड बढ़ाना घटाना तो बताइए। 2,000 का निप्पॉन इंडिया में आप डाल रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा प्लीज मुझे फिर वापस से नाम बताइए प्लीज। SBI स्मॉल कैप बताया आपने? SBI स्मॉल कैप है और निप्पॉन इंडिया और एक आपका HDFC इंडेक्स फंड इनमें। नहीं, निप्पॉन का कौन सा फंड लिया हुआ है आपने? निप्पॉन स्मॉल कैप है मैडम। तो SBI स्मॉल कैप है, निप्पॉन स्मॉल कैप और HDFC का निफ्टी इंडेक्स फंड लिया हुआ है आपने? HDFC का निफ्टी इंडेक्स है। ओके, और कितनी कितनी SIP जा रही है तीनों में? टोटल 10,000 या 7,000? टोटल 7,000 जा रहा है मैडम। मैं बढ़ाना भी चाहता हूँ, अगर बढ़ा सकता हूँ तो मेरा कॉर्पस कितना बन जाएगा 10 साल के बाद। और कब आपने पोर्टफोलियो बनाया था ये और बताइए? अभी बनाया मैडम। नहीं एग्जैक्टली वो भी पता करेंगे, पहले आप ये बताइए कितना अच्छा रिसेंटली बनाया, ठीक है। तो बताइए क्या सजेशन। 3 फंड ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं, ठीक है। हेमंत जी भी रिसेंटली क्रिएट किया है, 7,000 की SIP चल रही है, बढ़ा सकते हैं। 10 साल का होराइजन है। जानना चाहते हैं पोर्टफोलियो में फंड्स चेंज करें या इन्हीं के साथ कंटिन्यू करें? इंक्रीज करना हो एलोकेशन तो किन फंड्स में करें, और 10 इयर्स में कितना कॉर्पस आप ये एक्युमुलेट कर लेंगे? 3,000 की SIP मान के चले और इंक्रीज कर सकते हैं फॉर टाइम में। जी अगर उनके लक्ष्य की बात करें तो जैसा उन्होंने कहा कि 7,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 3,000 से बढ़ा सकते हैं। तो 10,000 अगर ये 10 साल तक इन्वेस्ट करें
12% का रिटर्न अगर हम मान के चलें तो करीब करीब 25 लाख का प्रॉपर्टी बना पाएंगे। तो ये तो हो गया इनका टारगेट। जहां तक इनके फंड्स का सवाल है, जहां मैं ठीक से सुन पाया हूं तो 2 इनके पास स्मॉल कैप फंड्स है। एक निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड है, उन्होंने कहा, एक एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि स्मॉल कैप फंड होना जरूरी है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, लेकिन एलोकेशन कितना हो उस पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और दूसरा शायद एक मिड कैप इंडेक्स फंड है। तो आई थिंक ओवरऑल मुझे लगता है पोर्टफोलियो को उन्होंने काफी एग्रेसिव बनाया है। डेफिनेटली अगर ये 3 फंड है इनके पास तो लार्ज कैप बिल्कुल भी नहीं है, या थोड़ा बहुत होगा जो इन फंड्स के द्वारा उनको मिलेगा। मुझे लगता है थोड़ा सा इसको रीबैलेंस करने की जरूरत है। चाहे तो एक स्मॉल कैप फंड रख सकते हैं, निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड, चाहे तो एक मिड कैप इंडेक्स भी रख सकते हैं, बट ये कहीं ना कहीं लार्ज कैप फंड की को जरूरत है। वो चाहे वो इंडेक्स फंड भी ले सकते हैं, या चाहे तो एक्टिवली मैनेज फंड जैसे निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड है, ICICI ब्लू चिप फंड है, देख सकते हैं। बट अगर मुझसे आप पूछें तो मैं कहूंगा किस तरह की एलोकेशन होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से एक मल्टी कैप फंड जो कोटक मल्टी कैप फंड हो सकता है, एक फ्लेक्सी कैप फंड जो निप्पॉन फ्लेक्सी कैप हो सकता है, और एक लार्ज एंड मिड जो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड। तो मल्टी कैप में 4000 और बाकी दोनों में 3-3000। पर क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी पोर्टफोलियो बना लिया जैसा उन्होंने कहा, तो एक मिड कैप, एक स्मॉल रखें, और एक लार्ज कैप फंड, चाहे वो इंडेक्स हो या एक्टिवली मैनेज फंड हो, वो अपने पोर्टफोलियो में उतना बदलाव करने की डेफिनेटली उनको जरूरत है। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब फटाफट से पूछ लेते हैं हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो हेमंत जी की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए कौन से फंड्स पिक किए आपने हेमंत जी? जी, अगर मैं 4 फंड की बात करूं जो एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स हैं, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। एक कोटक मल्टी कैप फंड जिसके बारे में हमने जिक्र किया, और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ एक मिड कैप फंड है, और निप्पॉन फ्लेक्सी कैप फंड जैसा कि नाम से पता चलता है एक फ्लेक्सी कैप फंड है, और एक मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये 4 फंड है। अगर आप इसका कॉम्बिनेशन बनाएं तो जिस तरह का आपका एक्सपोजर डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में होना चाहिए वो इस पोर्टफोलियो से आपको मिल सकता है। तो ये रहे टॉप 4 फंड्स हेमंत जी की तरफ से। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर भी खबरें जा रही हैं CNBC आवाज पर। थैंक यू हेमंत जी शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए और अपने टॉप 4 फंड्स भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ यो मनी में इतना ही। नमस्कार।